हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। राइट, हमारे जो हिमालयी अववाह तंत्र की नदियां हैं उनमें से हम लोगों ने 3 भागों में उनको डिवाइड किया था। पहली तो थी सिंधु नदी तंत्र, दूसरी थी गंगा नदी तंत्र और तीसरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने सिंधु और गंगा नदी तंत्र को अच्छे से डिटेल से समझ लिया है। तो जो भी सिंधु और गंगा नदी तंत्र का वीडियो नहीं देखा हो वो नेक्स्ट जाके उसका वीडियो देख ले। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। राइट, सो जो भी इस चैनल पे रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बात करें यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में तो आप हेडिंग डाल लो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ पे इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें, पहले तो आप ये समझ लो कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जितनी भी विश्व में बड़ी नदियां हैं उनमें से एक ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, इसका जो उद्गम है तो इसमें आप पॉइंट डालो कि इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमांगयुंग डुंग हिमनद से होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा नाम है, चीनी नाम है। यहाँ पे क्या है कि जो इसका नाम है तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से है, मानसरोवर झील के निकट से चेमांगयुंग डुंग हिमनद से होता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ से यह पूर्वी दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई कहाँ की ओर जाती, दक्षिणी तिब्बत में के शुष्क एवं समतल मैदान में, जो यहाँ का दक्षिणी तिब्बत वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है कि दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जहाँ इसे हम किस नाम से जानते हैं तो यहाँ पे इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। तो जो सांगपो का यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शोधक होता है। ठीक है, ये जो सांगपो नदी है तो मतलब कि सांगपो नदी की जो लंबाई है वो सिंधु नदी से कुछ ज़्यादा अधिक है। परंतु क्या है कि जो सांगपो नदी हमारे भारत के बाहर स्थित है। ठीक है, इसका जो अधिकांश भाग है मार्ग वो भारत के बाहर स्थित है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी की ओर 1100 किलोमीटर तक पूर्वी की ओर तथा फिर जो ये पूर्वी की ओर है 1100 किलोमीटर तक, उसके बाद क्या करती है कि मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर, यहाँ पे बृहद हिमालय है तो इसके समानांतर क्या करती है, बहती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर, यहाँ से ये दक्षिण की ओर क्या है, यू आकार लेते हुए मुड़ती है और मोड़ बनाते हुए क्या करती है, मतलब दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए मध्य हिमालय में नामचा बरवा पर्वत, यानी कि 7000 नामचा बरवा पर्वत यहाँ पे है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7755 मीटर है, के निकट से गहरी कंदरा या महाखड्ड या बोले तो गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गहरी खड्ड मतलब कि ये जो हमारा मध्य हिमालय है उसमें ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हिमालय हो गया तो यहाँ पे क्या करती है, गहरी खड्ड मतलब गार्ज का निर्माण करती है। गहरा गार्ज का निर्माण करती हुई कहाँ पे आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। ठीक है, यहाँ से यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदियों के रूप में से बाहर निकलती है, जहाँ यह दिहांग कहलाती है। ठीक है, ये जब नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो कौन सी नदी कहलाती है, दिहांग नदी कहलाती है। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम से यह नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिहांग या सियांग और लोहित मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जब ये दक्षिण पश्चिम की ओर आती है तो जो इसकी नदियाँ मिलती है, दिहांग हो गई, लोहित हो गई, सियांग हो गई, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तथा इसके बाद यह नदी असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से ऐसे बात करें तो ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ मिजोरम की पहाड़ी हो गई, यहाँ जो है वो असम का समतल क्षेत्र है। तो यहाँ पे सपोज
यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। यहाँ पे क्या बात की जाए, ये असम का मैदान हो गया, यहाँ भी पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ भी पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हो गया कि जो ब्रह्मपुत्र की नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से निकल कर असम के मैदानों में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद है कि आगे यह पश्चिम की ओर 750, और जब ये असम के मैदानों में प्रवेश करती है, असम का पूरा भाग जो है वो मैदानी है, ठीक है। नीचे मेघालय का पठार है, ऊपर की ओर यहाँ ये जो नामचा बरवा का पठार है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये पूरा असम का भाग मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ से यह आगे पश्चिम की ओर 750 किलोमीटर असम घाटी में बहती है। उसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात यह दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ से आके ये इतना चलती है, फिर यहाँ बांग्लादेश में क्या है, अपना जो जल है वो गिराती है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में आके प्रवाहित करती है, मतलब कि बांग्लादेश में आके ये अपना जल प्रवाहित करती है। तो वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे इसको जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा कि बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी, ठीक है। तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती है तथा इसका संयुक्त जो अपवाह है वो जमुना कहलाता है। मतलब ये जब तीस्ता नदी भी मिल गई और सारी नदियाँ मिल गई तो इसका संयुक्त अपवाह हम जमुना कहते हैं जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है। मतलब मुख्य रूप से कह दो ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम हो गए। जैसे चीन में इसको सांगपो कहा गया, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा गया। ये दिहांग एक हालांकि अलग नदी है, लेकिन इसको हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को भी दिहांग बोलते हैं। फिर असम में आई तो इसे ब्रह्मपुत्र बोले, और जब यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश की तो ये जमुना नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जमुना कहलाती है। फिर अंत में क्या है कि यह नदी पद्मा नदी यानी कि गंगा नदी, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कल आपने देखा था कि जो हमारी गंगा नदी है वो जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जो छोटा नागपुर पठार था उसकी वजह से वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक हुगली नदी आती है, एक भागीरथी। तो भागीरथी जो कि गंगा की मेन शाखा है वो सीधे बांग्लादेश में चली जाती है, और हुगली पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। तो जो ये बांग्लादेश में जाती है भागीरथी वाली, उसको हम गंगा कहते हैं। तो जो गंगा नदी मतलब ये जो यमुना नदी हो गई, तो यह पद्मा नदी यानी गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद बात करें तो ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में, यदि इनकी सहायक नदी जो उत्तरी सहायक नदियाँ हैं उनमें से कौन कौन से हैं, सुबनसिरी, कमांग, धनसिरी, सुबनसिरी हो गया, कमांग हो गया, धनसिरी हो गया। धनसिरी की बात करें तो धनसिरी 2 है, एक दक्षिण में भी है और एक उत्तर भाग में भी है, ठीक है। तो धनसिरी हो गया, सुबनसिरी हो गया, कमांग हो गया, रंगा नदी हो गया, जिया बरेली, पुथीमारी, मनास, तिपकई और संगोस, धुबरी, तीस्ता, ये जो सारी नदियां हैं वो कहाँ हैं कि इसके पश्चिमी मतलब उत्तरी घाट से मिलती हैं। उसके बाद कौन सी है, मनास, जिया, बरेली तथा तीस्ता है। जबकि दक्षिणी की सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी हो गई, कपिली, धनसिरी, ये दक्षिण वाली धनसिरी है, उत्तर वाली नहीं, 2 धनसिरी हैं, एक उत्तर में भी एक दक्षिण में, ठीक है। और यहाँ पे बूढ़ी दिहांग हो गई, तो ये जो धनसिरी हो गई, दिहांग हो गई और कंपिली नदियाँ हो गई, तो ये कहाँ से मिलती है, मतलब दक्षिण की ओर से इसमें जाके मिलती हैं। और उत्तर की ओर से कौन कौन सी हैं, तो सुबनसिरी हो गई, जिया बरेली, कमांग, धनसिरी उत्तर वाली, और मनास, जिया बरेली तथा तीस्ता हो गई, ठीक है। इसके बाद दक्षिण की ओर से बूढ़ी दिहांग, ये जो बूढ़ी दिहांग है, और धनसिरी दक्षिण की ओर, और दिहांग तथा कापिली नदियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं। ये रही इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी। और इसके आगे की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तित करने के लिए एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है, ठीक है। बाढ़ मार्ग मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपवर्दन के लिए जानी जाती है। इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है कि इसकी अधिकतर जो सहायक नदियां हैं वो बड़ी हैं, ठीक है। इसमें बाढ़ आने का सबसे बड़ा जो कारण है तो वो क्या है कि जो भी इसकी सहायक नदियां हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, और इनके जो जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण
अवसाद बहकर इसमें जमा हो जाते हैं। ठीक है, जब अवसाद बहाकर लाती है तो एक मैदानी क्षेत्र में जमा कर देती हैं, जिसको ये मार्ग परिवर्तन भी मतलब इसका मार्ग परिवर्तन करना फिर एक समय बाद जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इस नदी के मार्ग में बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इस नदी के मार्ग में काफ़ी बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख नदी द्वीप है जो कि माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है और इस नदी में जल का आयतन सर्वाधिक है तथा यह जो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है और उसका कारण आपको पता चल चुका। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारी दिहांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में, तीस्ता सिक्किम व पश्चिम बंगाल में एवं मेघना बांग्लादेश में उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली भारतीय नदियाँ, जैसे कि यहाँ पे हो गई दिबांग, हो गई लोहित, हो गई ये तीस्ता, हो गई जो पश्चिम बंगाल से आती है, तो ये क्या है कि, और ये पद्मा। ठीक है, तो ये पद्मा नहीं, मेघना, तो ये कौन सी है, मेघना नदी जो है ये मेघना नदी है। ठीक है, यहाँ पे जब हुगली नदी आके मिलती है पद्मा से तो मेघना नदी का निर्माण करती है। तो मेघना नदी ये बांग्लादेश में उत्तर पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। और इसमें ये बात भी याद रखना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी 3 देशों से होकर बहती है। पहला तो देश हो गया चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जियालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। जो हमारी ये लोहित नदी है वो पूर्वी तिब्बत के जियालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। और जो सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है, जो सुबनसिरी नदी है ये एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, और पूर्ववर्ती नदी का मतलब है कि जो बहुत समय पहले ही उद्गम, मतलब हिमालय पर्वत के निकलने से पहले ही इनका उद्गम हो चुका था। जिसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है, तो तिब्बत में है। यह नदी असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं तो ज़्यादातर नदियों का उद्गम जो क्षेत्र है वो तिब्बत के आसपास का ही इलाका है। ठीक है, जितनी भी हिमालयी नदियाँ हैं, चाहे गंगा नदी तंत्र हो, चाहे सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र प्रवाह की निगरानी के बारे में कुछ बातें की गई थी। सितंबर 2016 में क्या हुआ था कि चीन ने जल परियोजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी का जो प्रवाह रोकने की घोषणा की, जिसके बाद क्या हुआ कि केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र के पानी का उपयोग करने वाले राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर इस नदी में जल प्रवाह की गहन निगरानी कर रही है, ताकि भारतीय राज्यों के निवासियों के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, यहाँ पे हालांकि अभी भी जो चीन है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में डैम बना लिया है ताकि उसका ज़्यादा जल भारत में ना प्रवेश कर सके। तो इसी कारण कुछ इसका ये भी कारण है कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का जल ज़्यादा भारत में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देन उसके बाद इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं, उनके 2-3 सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले आप हेडिंग डालो संकोसी नदी। ठीक है, ये जो संकोसी नदी है तो इसके बारे में बात करें, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ था, तो संकोसी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो उत्तरी भूटान है। ठीक है, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई ये कहाँ पे मिल जाती है, असम, और मतलब कि बांग्लादेश में सीमा के निकट जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालिए तीस्ता नदी। ये सहायक नदियाँ जो है इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ हुआ था। इनकी कुछ 1-2 सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में बस याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं इनमें। तो जो तीस्ता नदी है यह ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। दाहिने तट की, ये सबसे मतलब कि यहाँ से आपको दिख रहा लास्ट है। ठीक है, ये दाहिने तट की सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो तिब्बत के नीतामू झील से निकलती है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो मतलब उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ पे है, नीतामू झील। ये सारी नदियाँ तिब्बत से ही निकलती हैं।
तो ये बात याद रखना। तथा रंगपुर जिले बांग्लादेश में एक रंगपुर जिला है, तो वहाँ क्या है, वहाँ जाकर ये मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक तीव्र नदी प्रवाह के साथ एक विशाल गार्ज का निर्माण करती है। विशाल गार्ज या महाखड्ड बोले तो उसका निर्माण करती है। इसमें क्या है कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जो कि है रंगित, रांगपो, सिबोको मतलब सिबोक, रोगजो, रेयांग जैसे हिमालयी सहायक नदियां हैं, एवं लिस, गिस और सालदंगा जैसी मैदानी सहायक नदियां। कुछ इसकी हिमालयी सहायक नदियां हैं जो तिस्ता नदी है, और कुछ जैसे कि लिस हो गया, गिस हो गया, सालदंगा, ये मैदानी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये नदियां जो मैदानी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, इसके तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। तो ये बात याद रखना कि कौन सा नगर इसके तट पर स्थित है, तो वो कौन सा नगर है, जलपाईगुड़ी नगर है। ठीक है, जलपाईगुड़ी शहर इसके तट पर स्थित है। और इसमें एक बात आप नोट करके लिख लो कि 1787 ईस्वी में आई आकस्मिक बाढ़ में इस नदी ने अपना क्या है, मार्ग बदल लिया था। हालांकि पहले जो तिस्ता नदी थी वो गंगा नदी से जाकर मिलती थी, मतलब कि गंगा नदी के साथ संगम करती थी, लेकिन 1787 ईस्वी में एक बाढ़ आई थी। ठीक है, तो बाढ़ के चलते क्या हुआ था, इसने अपना मार्ग बदल लिया था। इसके लिए इससे पहले ये गंगा नदी के साथ संगम करती थी। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, रंगित नदी। रंगित नदी की बात करें हम तो रंगा नदी या रंगित नदी, तो इसमें बात करें हम, ये सिक्किम में अवस्थित इस नदी में बड़ी संख्या में छिपरिकाएँ हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिपरिकाएँ हैं। यह नदी पूरे विश्व में जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध है। जो रंगित नदी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल क्रीड़ा होता है। जल क्रीड़ा बोले तो जैसे कि क्या होता है, मतलब पानी में जो नाव दौड़ाई जाती है, वटेवर जो भी है, तो वहाँ पे क्या है कि जल क्रीड़ा के लिए ये जो नदी है रंगित नदी वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखो। इसके कछार कैंपिंग हेतु उपयुक्त होता है। जैसे कि जल में रेसिंग भी की जाती है ना, वो बीच बीच में मतलब उसका पूरा वो बना दिया जाता है कि यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से दो जाएगा, तो ऐसे ऐसे रहता है पूरे नदी में। तो यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ से तो वही जल क्रीड़ा के लिए जो रंगित नदी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब विश्व में जल क्रीड़ा हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद है कि मनास नदी। मनास नदी जो है वो तिब्बत से निकलने वाली यह एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, अब पूर्ववर्ती नदी आई थिंक आप सभी को बिल्कुल रट गया होगा। तो जो हमारी मनास नदी है तिब्बत से निकलने वाली है, एक पूर्ववर्ती नदी है जो बृहद हिमालय में एक महाखड्ड का निर्माण करती है। ठीक है, ये भी नदी पूर्ववर्ती नदियाँ जितनी हैं, तो जो अब जितनी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, तो जब हिमालय की उत्पत्ति होगी तो एब्सोल्युटली वो महाखड्ड का निर्माण करेंगी ही। ठीक है, तो ये बात अब समझाने की नहीं है, क्योंकि जब वो हिमालय पहले उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से ये नदियाँ थीं, और जब ये उत्पत्ति हुई तो ये नदियाँ अपना मार्ग बदली नहीं। जब बदली नहीं तो हिमालय जब ऊपर की तरफ उठता गया तो ये क्या गहरी घाटी बनाती गई। ठीक है, जैसे ही हिमालय ऊपर उठता गया तो ये गहरी घाटी का निर्माण करती गई। तो जितनी भी हमारी पूर्ववर्ती नदियाँ होगी वो तो बिल्कुल निश्चित ही है कि महाखड्ड का निर्माण करेंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि भारत में प्रवेश करती है, ये महाखड्ड का निर्माण करते हुए भारत में हमारी जो मनास नदी है तो वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, वहाँ पे इसके बाद जो लघु हिमालय में इसके प्रवेश के पश्चात अनेक नदियाँ इसमें मिलती हैं, तथा इसके बाद यह नदी मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। जो हमारी मनास नदी है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे ये मनास नदी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या करती है कि मतलब वो हिमालय के में प्रवेश करने के पश्चात मैदानी क्षेत्र, भारत के मैदानी क्षेत्रों मिलती है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट नदी की, सुबनसिरी नदी डालो आप। जो सुबनसिरी नदी है उसके बारे में बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की जो है एक बड़ी सहायक नदी है, और हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग लंबा है। पर्वतों से निकलने के बाद
ऊपरी असम के मैदान में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह लखीमपुर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हम डालेंगे धनसिरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा है, आप इसको समझ लो। उसके बाद धनसिरी नदी जो है, तो यह नदी नागालैंड में स्थित लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है एवं यह नागालैंड में एक दीमापुर एवं असम के गोलाघाट जिले में 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। राइट, ये यहाँ से नागालैंड के दीमापुर और असम का एक नगर है जो कि कौन सा है, गोलाघाट है, वहाँ पे आके 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसके बाद बात करें तो बराक नदी, जो हमारी बराक नदी है, तो इसके बारे में आप बराक नदी हेडिंग डाल लो। उसके बाद लिखो कि यह नदी नागालैंड में माउंट जापोब से निकलकर मणिपुर के दक्षिण की ओर बहती हुई कैची मोड़ यानी कि हेयर पिन, ठीक है, तो ये कैसे बनाती है, मतलब हेयर पिन मोड़ बनाते हुए मोड़ का निर्माण करती है और इसी नदी बेसिन में मासिम राम एवं चेरापूंजी स्थित है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे मेघालय क्षेत्र में ये जो आती है, तो वो कौन सी नदी है, बराक नदी है। तो कैसी, वो कैची नुमा आकार बनाते हुए आती है, मतलब हेयर पिन का निर्माण करती है। और नदी बेसिन में, मतलब इसी नदी बेसिन में मासिम राम एवं चेरापूंजी स्थित है, जहाँ की विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट, नेक्स्ट की बात करें हम, तो बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी कहा जाता है, जो हमारी बराक नदी है। तो जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुरमा नदी बोलते हैं। और दक्षिण में जो बराक नदी ढाका के दक्षिण में पद्मा से मिलती है तथा इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। जो हमारी बराक नदी है वो इसके दक्षिण में पद्मा से मिलती है, और जब यहाँ पद्मा से मिलती है तो कौन सी नदी कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो जो कालादान है वो काला नदी है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, मतलब वो हुगली और गंगा के मिलने से, मतलब हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हुगली और पद्मा के मिलने से मेघना होती है, तो ये नहीं, मतलब वो जो बराक नदी है और पद्मा नदी है उसके मिलने से क्या होता है, मेघना कहलाती है। और ये बांग्लादेश में इसको बराक नदी को हम सुरमा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक डालो कालादान नदी। ठीक है, कालादान नदी की बात करें हम, तो यह नदी मणिपुर के दक्षिणी भाग में अपवाहित करती है, दक्षिणी भाग को अपवाहित करती है, जहाँ यह दक्षिण की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, एक क्या है, कालादान नदी है जो दक्षिण मणिपुर के दक्षिणी भाग में अपवाहित करती है, जहाँ यह दक्षिण की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। उसके बाद जो इसकी लास्ट नदी है वो सुरमा नदी है। ठीक है, सुरमा नदी की बात करें हम, तो इसमें ये बांग्लादेश में बराक नदी को ही सुरमा नदी कहा जाता था, और ये नेक्स्ट सुरमा नदी है। इसमें बात करें तो यह मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढालों से निकलती है। इसका जो उत्तरी भाग है बराक नदी कहलाता है। 1900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात यह पद्मा, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मिल जाती है। राइट, ये मणिपुर के यहाँ से आई थिंक निकलती है, और फिर क्या होती है कि जो 1900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात पद्मा, मतलब कि गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ थी और जो भी ब्रह्मपुत्र नदी का डिटेल था उसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम कल बात करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। धन्यवाद।